यूट्यूब 25 दिसंबर जुमेरात के दिन का दूसरा वीलॉग, अहम खबरें, पहले उनकी तफसील और फिर तजिया। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात है उसके हवाले से अहम मालूमात। साथ मुज़ाहमती तहरीक सुहेल अफरीदी पहली दफ़ा पंजाब में जो 3 साल बाद मैदान सजने जा रहे हैं, पंजाब जगाने खान के खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं और सुहेल अफरीदी ने अपने आबाई हल्के से भी खान की तहरीक शुरू की और डीजी एक बार फिर निशाने पर। पेशावर, बलोचिस्तान, चित्राल की सड़कें भी गर्म और सुहेल अफरीदी के खतरनाक वार जो ऑपरेशन और ड्रोन के हवाले से तफसीलात है वो भी आपके सामने रखूंगा। और शहजाद अकबर अपने ऊपर हमले के बाद पहला ऑफिशियल बयान, गंदे चेहरे भी उन्होंने बेनकाब किए। फील्ड मार्शल के रिश्तेदारों की भी मौजे, पांचों घी में सर कढ़ाई में। एसपी नकवी की करप्शन और नाहलिया वफाकी वजीर कायद-ए-आज़म की पैदाइश के दिन को बरसी मना रहे हैं और ट्रंप की खारजा पॉलिसी में शहबाज शरीफ उठाने में नंबर 1 दुनिया में, नखरे उनके। मुआशी हालात के मजीद झटके, खतरनाक बड़ी रिपोर्ट और इसकी तफसील अगर आपको तहरीक इंसाफ ने और तहरीक आइन ने, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 8 फरवरी यौम सियाह के साथ पूरे पाकिस्तान को निकलने का कह दिया और मुज़ाकरात के मामले पर महमूद अचकज़ई को इजाज़त मिल गई है। अब इन मुज़ाकरात को कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ पर एतमाद नहीं करते, इसीलिए स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां जारी हैं। बलोचिस्तान से पंजाब पूरे पाकिस्तान में 8 तारीख को पूरी कौम को यौम सियाह मनाते हुए सड़कों पर निकलने की हिदायत है। ये इलेक्शन की लूटमार और मैंडेट छीनने का आपको पता है 2 साल पूरे होने। और कल पहली दफा लिबर्टी मार्केट में स्ट्रीट मूवमेंट का सुहेल अफरीदी पैगाम लेके जाएंगे। कारकुनान को रात 9 बजे की कॉल है और ये पंजाब में अब क्या होगा, पंजाब पुलिस जानवरों की तरह टूटेगी या इजाजत मिलेगी, ये बड़ा अहम है क्योंकि 12 बजे मोटरवे से भीरा से जो सुहेल अफरीदी और केपी के जो मेंबरान है यहां से लाहौर जाएंगे। ये आप याद रखें कि 3 साल में अभी तक कोई पंजाब में एक्टिविटी नहीं हुई, ये इनकी पहली बड़ी एक्टिविटी है। ये जो जमूद तारी है ये खत्म हुआ, टूटा तो फिर आगे मामला मुख्तलिफ हालात में चला जाएगा। ये कल बड़ा अहम दिन है। ये फैसले सुहेल अफरीदी खुद भी कर रहे हैं और आपको पता है हुकूमत मुज़ाकरात और बातचीत के दावे भी कर रहे हैं। ये भी सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा क्या लाएअमल होगा, क्योंकि नून लीग कुछ रहनुमा मुज़ाकरात की शदीद तरीन मुखालफत कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी इनके कुछ ग्रुप जो है वो एक्टिव हुए हैं। असल में ये मामला आपको पता है अली मीन गंडापुर ने जो 2.5 साल में तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचा, शदीद। अब सुहेल अफरीदी के आने के बाद वो रिकवरी हो रही है। ये इस वक्त इमरान खान की हिदायत पर ज़ाहिर है मौसर साबित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट से इसी वजह से नाराज भी है सख्त। अब इन्होंने इसका हल क्या निकाला कि इन्हें पता है सुहेल अफरीदी की मकबूलियत है, अब उस पर कोई डेंट डाला जाए। ये वाहिद रहनुमा है तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाहमती तहरीक भी चला सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं और ये एक ऐसा शख्स है जिस पर पाकिस्तान की अवाम एतमाद कर रही है, फ्रंट फेस कहा जाए। इसीलिए इनकी कोशिश आवाम में खराब करें। ये जो ड्रोन हमले आपको नजर आ रहे हैं ये इसी वजह से कि आवाम को बताया जाए कि देख लो सुहेल अफरीदी ड्रोन हमले नहीं रुकवा सकता, अगर गंडापुर नहीं रुकवा सकता तो फिर ये कैसे रुकवाएगा। हकीकत यह है कि देखें इमरान खान खुद भी अगर जेल से बाहर होते तो शायद ये ड्रोन हमले ना रुकवा सकते। कातलाना हमले पर इमरान खान FIR नहीं कटवा सके थे, उसकी वजह देखें इनके पास कोई बंदूकें नहीं है, इनके पास कोई मुसल्लह जत्थे नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 24 ड्रोन हमले खैबर पख्तूनख्वा में। मकसद क्या है कि सुहेल अफरीदी पे लोग एतमाद करना छोड़ दें। उसमें ज़ाहिर है गंडापुर के ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। अब तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कोई मसला जथा नहीं है, ये फौज से ज़्यादा ताकत भी नहीं रखते, 7 लाख की फौज है, उनके पास हथियार है। ये तो नहीं कह सकते आंधा ड्रोन हमला तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने वही करना है जो आइन और कानून में होगा। अब इन्होंने सियासी जमातों को बुला के, मिशरान को बुला के, कबायली माहिदीन को बुला के, तमाम जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, JUIF, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सबसे अलामिया मंजूर करवाया कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमला ना हो, यहाँ पे ऑपरेशन ना हो। लेकिन उन्होंने आज फिर खैबर पख्तूनख्वा टांक में शादी खेल में क्वाडकाप्टर से हमला किया, 9 बच्चे जख्मी हुए। उसके अलावा वज़ीरिस्तान, बाजोड़, लकी मरवत, वादी तीरा, मेहमद खेल में, वज़ीरिस्तान में, मोस्की में हमले कर रहे हैं। अब सुहेल अफरीदी और उनकी हुकूमत के पास हल एक ही है और वो मेरे ये पंजाब के मामले के बाद होगा। एक तो ज़ाहिर FIR कटवानी, दूसरा सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सेंट्रल लीडरशिप, टिकट होल्डर्स, ये सारे के सारे बगैर अवाम के इस्लामाबाद पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना दें और उस वक्त तक ना उठे जब तक कोई फैसला ना हो, क्योंकि 4 करोड़ की देखिए नुमाइंदा हुकूमत है। इन्होंने सिर्फ वहां कानून साजी तो नहीं करनी, सूबा जरूर चलाना है और वो चलाना भी खान के विजन के मुताबिक है, अवामी फैसले। आज इनके बयानात बड़े सख्त थे, बाजोड़ में जो बात कर रहे थे कि हम लेबॉर्टरी नहीं है, तजर्बे ना करें, पख्तूनों को इंसान समझें, कोलैटरल डैमेज में आम लोग जो उनको जानी और माली नुकसान हो रहा है। अब सियासी तहरीक का देखिए सबसे बड़ा पहलू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के सामने मसला भी रखें और इसके साथ अवाम को मुआशी मसाइल के बारे में भी उजागर करें। ये इनका काम है, कौमी सलामती खास तौर पर, इस्तेहकाम, यकजहती, ये जो बयानियां बना रही है एस्टेब्लिशमेंट, ये अवाम को समझाएं कि आपका असल मसला क्या है। मैं आगे चल के आपको उनकी मुआशी वारदातें बताता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा, हो सकता है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी कुछ समझ आ जाए। आप इन तमाम लोगों का साथ दें जो मैदान में मौजूद है। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है, बैरिस्टर गौर हो गए, सलमान अकरम है, शेख वकास है, अभी जैसे शहजाद अकबर पे हमला, उसकी मजम्मत करें सबसे पहले। बरतानिया में वो मौजूद है, ठीक है, जो लोग वहाँ हैं वो तो एहतियात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में इल्जाम नहीं लगा सकते, तफ्तीश कर रही है पुलिस, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि पहले तो इस पर बयान देके खड़े हो। सोशल मीडिया पे सबसे पहले ट्वीट तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने की, अब ये उनके साथ खड़े हो, जैसे शहजाद अकबर खुद खड़े हैं अपने साथ कैसे खड़े? बरतानवी हुकूमत पे वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, एतमाद का इजहार कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, उनका मेरे ख्यालात, मेरी तनकीद या मेरी अगर शक्ल भी नहीं पसंद तो ना हो, ये याद रखें। ये बुज़दिलाना काम मुझे मजबूत कर रहे हैं, मैं मजीद बोलूंगा, खामोश नहीं रहूंगा, जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ खामोशी नहीं होगी। और ये इमरान खान का वो नजरिया है जो तहरीक इंसाफ ने लेना है। ये कहां से आया? जब इमरान खान कहता है यजीद की बात नहीं करूंगा, यानी जितना मर्जी जुल्म सितम कर लें, हक की बात करने वाले पीछे नहीं हटेंगे। और ये हम सबका नजरिया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, जमहूरी उसूलों पर, अदल इंसाफ पर, गलत को गलत कहना, जालिम को जालिम कहना, ये इस नजरिए की बुनियाद है जिसमें 3 साल से हम खड़े हैं। अब जो भी इस पर खड़ा है वो तारीख की दुरुस्त सिमत में, चाहे वो सियासतदान है, साफी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, बेनामी अकाउंट है, खवातीन है, बच्चे जो भी हैं, और जो इनका मुखालिफ है, जो यजीद की बैत कर रहा है, वो तारीख की गलत सिमत पे खड़ा है, चाहे वो कोई भी है। ये बड़ा सादा सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए जो गलत सिमत पे खड़े हैं उनका हर किया हुआ काम गलत है।
चाहे खारजा पॉलिसी हो, अमन अमान हो, मईशत हो। मैं आपको थोड़े से हालात बताता हूँ, आपको अंदाजा होगा कैसे ईंट से ईंट बजाई, और ये तरीके साहब ने आवाम को बताना है। अभी प्राइवेटाइजेशन में 25 मजीद इदारे उन्होंने बेचने, मतलब कुछ बेचती हैं कुछ बेचने हैं। पीटीवी, रेलवे, ओजीडीसी, गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं, कुछ बिक गए हैं कुछ बिकने वाले हैं। अब जिन इदारों को ये कभी हाथ नहीं लगा रहे इदारों की बात, ये जो फौजी इदारे हैं जो बदतरीन हालात में भी मुनाफा कमाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कमाते हैं। 2005 में इन्होंने के इलेक्ट्रिक्स बेचने के लिए जब निजी शोबे का प्लान था मुशर्रफ दौर में, आप उस दौर की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, इनकी बैलेंस शीट और चीजें निकाली, इन्होंने मुनाफा दिखाया आवाम को, जैसे अभी पीआईए की निचकारी का किया। असल वारदात यह है कि हुकूमत अपनी तरफ से पैसे दे के, मतलब 800 अरब की जो उन्होंने के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी, जो कि एक निजी कंपनी मुनाफा ले जाती है, जिसका बोझ फिर आवाम उठाती है। पीआईए ने ये किया, सब्सिडियां निजी कंपनियां जैसे फौजी फर्टिलाइजर है या वो अभी जो आरिफ हबीब ग्रुप है, पैसा तो वो कमाएंगे, टैक्सेस में आपको देने हो, चाहे पीआई हो, डिस्कोज हो, गैस हो, पावर सेक्टर हो, सारे का सारा। आप नोबल माहिर मशात जोसेफ स्टेगलस, उसकी किताब है बड़ी मशहूर, जो कि तीसरी दुनिया की जल्दबाजी में निजकारी या इस्लाहाती एजेंडे के नाम पे, जहां रियासत इदारों को सस्ते दामों, मतलब कोड़ियों की दाम भेजती है, जिससे रियासत कमजोर होती है, कौमी सलामती खतरे में पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है इजारादारी बढ़ जाती है, प्राइवेट इदारे मजबूत हो जाते हैं और आवाम महंगी तरीन सर्विस लेती है। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए ऐसा नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक की निचकारी जो है वो देखें, इस पूरे निज़ाम को आप समझने की कोशिश, जैसे मिलबस एक निज़ाम है, रियासत के अंदर एक रियासत, जो बज़ाहिर आपको होता है प्राइवेट रियासत है, लेकिन असल रियासत वही है। फौजी फाउंडेशन, डीएचए, अस्करी सीमेंट है, अस्करी बैंक है, शाहीन फाउंडेशन है। अच्छा, शाहीन फाउंडेशन पाक फजाइया का कमर्शियल ग्रुप है। फौजी फर्टिलाइजर जो वो फौजी फाउंडेशन का, और फौजी फाउंडेशन के अंदर फिर फौजी सीमेंट है, फौजी ऑयल है, गैस एक्सप्लोरेशन, सारे इनके हैं। ताकतवर तरीन कॉर्पोरेट ग्रुप, जिसे अस्करी बैंक जैसे कमर्शियल बैंक फौजीदारों से मुंसलिक तमाम बड़े अकाउंट्स, दिफाई तनख्वाहें, पेंशन लेता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। उसके बाद फिर रियल एस्टेट, बैंकिंग, खाद, सीमेंट, तवाना, ये सारे इनके मंसूबे। अच्छा, अब इनके पास रह गई थी पीआईए, कुछ अर्से बाद आपको रेलवे इसी तरह जाती नजर आएगी, फिर उसके बाद पीटीवी होगा। अब इनकी जो तरक्की है उसकी वजह यह कि खालिस मुनाफा तो नहीं है इनके पास, सारा मुल्क घाटे में है, आप नुकसान में है, दिवालिया में है। लेकिन ये कैसे मुनाफा कमाते हैं? क्योंकि रियासत नुकसान सारा खुद ले लेती है, टैक्स में भी, जुर्मानों में भी और कवानीन में भी, इनको दे देते हैं नरमी। अब इनके मुकाबले में कोई सामने आ भी नहीं सकता। खाद में भी, सीमेंट में, डीएचए हाउसिंग में देख लें, बैरिया टाउन के मुकाबले में था, क्या हाल किया उसका। रियल एस्टेट के नाम पर ये रियासत से जो जमीन लेते हैं वो कीमत ना होने के बराबर, फिर उस जमीन को ये मार्केट रेट पर बेचते हैं, यानी कानून से अमली तौर पर मुकम्मल इस्तिस्ना। एफबीआर, नैब, अदालतें, रेगुलेटरी इनको नहीं पूछते, एहतसाब इनका नहीं हो सकता, ऑडिट बड़ा महदूद है। अब इनमें इजाफा मार्केट में होगा या नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुकूमत को अगर नुकसान हुआ तो हुकूमत को फायदा हुआ तो इनको, तो भविष्य तो मुल्क की तबाह बर्बाद। अब दुनिया के बड़े बड़े मालिक देखें, वहां फौज को कारोबार की इजाजत नहीं है, वो जानबूझ के कारोबार से दूर रखते हैं, सिर्फ मुल्क की दिफा पर। अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सबका बजट पार्लियामेंट से आता है, पॉलिसी सियासतदान बनाते हैं। लेकिन अगर आप मिस्र, म्यांमार देखें या माजी का सोवियत यूनियन देखें, जहां फौज ने ताकतवर होने के लिए कारोबार जो है मईशत को लिया, वो जमहूरियत भी फारक, मईशत भी फारक, अवाम महंगाई, बेरोजगारी और तबाही फिर गई। अब यहाँ 7 लाख की फौज जिसमें हाजिर सर्विस है और 30 लाख जो रिटायर्ड फौजी और पेंशन है, खानदान सारा मिला तो 1 करोड़ लोग बनते हैं। अब 24 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोगों के लिए सब कुछ और 23 करोड़ लोगों के लिए फॉर्म 47 की बनाई हुई करप्शन की बुनियाद पर ढूंढ ढूंढ कर टुच्चे इकट्ठे किए, उनकी जिम्मेदारी। यानी लूट माल में अब दुनिया भर के जो 5 बड़े आज़मों में जायदाद देखे तो इन्हीं की है। अब ये फौज से ज़ाहिर सवाल नहीं पूछ सकते, फौज इनसे नहीं पूछ सकती, तो ये सारी तबाही और बर्बादी कैसे मुल्क की चलती है। अब इसमें पाकिस्तान के हर इदारे में आपको इसीलिए रिटायर्ड या हाजिर सर्विस नजर आते हैं, चाहे अमन अमान हो, मईशत हो, सरहदों की हिफाजत हो, दाखिली अमूर हो, खारजी अमूर, हर जगह आपको उनके लोग नजर आते हैं। उसका नतीजा दहशतगर्दी में पाकिस्तान नंबर 1, मईशत हमारी तबाह बर्बाद, करप्शन में हम सबसे ऊपर। दुनिया में आप देख लें, स्मगलिंग हो, चाहे बलूचिस्तान में हो या अफीम की काश्त हो, ईरान का तेल हो, उसमें हम आगे। और मुआशी तबाही और बर्बादी में जो महंगाई में IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, बेरोजगारी में आप देख लें, अदलिया के हालात आप देख लें, ये सब कुछ कंट्रोल करके इलेक्शन, मुंतखब हुकूमतें, इदारे, उसके बाद ये क्या बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चीज सबको समझनी है। अभी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा ना, कौमी यकजहती, कौमी सलामती और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सियासी और गैर सियासी लोगों ने नहीं छोड़े। अब आप सोचें नुकसान कौन पहुंचा रहा है, फायदा कौन? आप देखिए, मैंने सारा आपको बताया, कौमी सलामती, कौमी यकजहती को कैसे नुकसान पहुंचाया। ये इमरान खान पे अगर इल्जाम लगाए तो इमरान खान तो 2 साल से बेगुनाह जेल में है, उनकी तो आवाज और तस्वीर भी बैन है, उनकी तो मुलाकातें भी बंद है, उनकी तो डॉक्टर तक रसाई भी नहीं है, उनकी तो बेटों से बात तक नहीं होने देते। मतलब जुल्म तो इमरान खान पे हुआ ना, जिसकी आपने हुकूमत गिराई, अवाम का मैंडेट छीना, उसका इक़्तिदार छीना, उसकी पार्टी पर पाबंदी लगाई, उसके लोगों को नायल किया, सजाएं दी, जेलों में डाला, जिस पर आपको अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा इदारा कह रहा है कि उसकी बीवी पर इतना जुल्म कि 15 किलो उसका वजन गिर गया। गर्मी में, सर्दी में उसके साथ जो सलूक हो रहा है, आलूदा खुराक, गंदा पानी, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, हशरातुल अर्ज़ और चूहे आप छोड़ दें इसके ऊपर, और फिर आपके गद्दारी, इत्तेशारी, फसादी, बदयानत, यहूदी, तालिबान, ये सब कुछ वो है। इमरान खान ने तो कभी आज तक नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दूंगा या कोई मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करें या कोई लड़ाई झगड़ा, वो तो कहता है पुरअमन एहतजाज करना या मुज़ाकरात की बात करता है। कौमी सलामती, इस्तेहकाम, कौमी यकजहती, इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, वो तो नहीं बेच रहा अफगानिस्तान इदारे या ईरान अफगानिस्तान के साथ जंग लगा रहा या चीन को नाराज कर रहा या इसराइल को तस्लीम कर रहा है, फौज भेज रहा है, या दुनिया के जो बड़े बड़े मुसल्लह ग्रुप है दहशतगर्द जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने डिक्लेयर किया, उनके साथ असलहे की डील इमरान खान तो नहीं कर रहा। आप मुस्तरद करप्ट लोगों को, बदनामी ज़माना लोगों को इक़्तिदार में लाए, इमरान खान तो नहीं लाया, जो मनी लॉन्ड्रिंग समेत कत्ल गारत में, जो फौज को दहशतगर्द कहते रहे, आर्मी चीज़ के जहां हुआ करते रहे, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते रहे, तो सलामती तो इन लोगों को इक़्तिदार में लाने से खतरा है। इमरान खान ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। इमरान खान ने तो फर्द वाहिद को ज़हनी मरीज कहा। हम मुल्क में देखें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अदालतें जो खिलवाड़ कर रही हैं, जो मजाक बना हुआ है, ये कोई इमरान खान ने तो नहीं किया या सोशल मीडिया ने तो नहीं किया। 96,000 अरब का कर्जा जो इमरान खान ने लिया गया। कौमी सलामती, यकजहती की बात, असल खतरा बंदूक से है, और बंदूक के जोर से जो इक़्तिदार के हवस की या इंटरनेशनल ताकतों के साजिश का हिस्सा बने उनसे है।
عوام کا مینڈیٹ چھین کے آزادی اظہار رائے چھین کے سوشل میڈیا بین کر کے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے کے یا گمشدہ کر کے یا لندن تکوں پہ حملے کر کے. عمران خان نے تو جب یہ کہا نا کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری, یہ تو عوام کے کچھ لوگ ابھی بھی سننے کو تیار نہیں. عمران خان تو واحد بندہ ہے جو آپ کا پردہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ آئندہ آنے والی نسلیں تو عمران خان کی بات بھی نہیں سنیں گی. عمران خان انشورنس پالیسی آپ کی ہے کتنا عرصہ, یہ ان پہ منحصر ہے. ہر گزرتا وقت اس کے بعد یہ آنے والی نسلیں نہیں سنیں گی. یہ معاملات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے, کیونکہ دو چیزیں عمران خان نہیں کنٹرول کر سکتا, ایک پیٹ کی بھوک اور دوسرا دماغ کا شعور. اب دنیا میں دیکھیں جہاں بھی انقلاب آیا, جو قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی, تو اس میں دو ہی بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ تو پیٹ کی ان کی بھوک تھی یا ان کے دماغ میں شعور آیا. پیٹ کی بھوک ترقیات جو بڑے ملک ہیں ان کی 100 سالہ تاریخ دیکھیں, فرانس روس وغیرہ, تو وہاں آپ کو تھوڑا سا نظر آتی ہے, لیکن زیادہ لوگ وہاں نکلتے رہے دماغ کے شعور سے, غلط اور صحیح کو سمجھ کے دلیری سے فیصلے کرتے. لیکن تھرڈ ورلڈ جو تیسری دنیا ہے, یہاں سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, یہاں لوگ اپنے پیٹ کی بھوک سے نکلے. نوکریوں کا مسئلہ, بے روزگاری کا مسئلہ, خوراک نہیں ہے, اور پھر یہ صدارتی محل یا پارلیمنٹ گئے. اب پاکستان میں پیٹ کی بھوک بھی اور دماغ کے شعور دونوں کو ملائیں تو پھر یہ پارلیمنٹ سینٹ نہیں جائیں گے, جاتی عمرہ نہیں جائیں گے, بلاول ہاؤس نہیں جائیں گے, یہ پنڈی جائیں گے. تو اصل مسائل تو پتہ ہے وہاں کا. آپ پوچھ لیں پاکستان کی عوام میں جس مرضی بندے کو کھڑا کر کے کہ مسائل کا اصل وجہ کیا, وہ آپ کو بتا دیں. اب پاکستانیوں کو دوسرا ظلم اور تشدد نظر آتا ہے جو اب پنجاب میں صرف دیکھیں تو ایک ظالم, یہاں جنرل رانی قانون مکمل نافذ ہے. یہ جو ماورائے عدالت کیسز ہو رہے ہیں, ابھی ایک شخص کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا منظر عام پہ, وہ سی ٹی ڈی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور وہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ اگر میں ابھی زندہ جا رہا ہوں اور واپس نہ آیا تو ویڈیو وائرل کر دینا. مطلب لوگوں کو یقین ہے کہ ان کے ہاتھ چڑھے تو ہماری زندگیاں گئیں. بھائی جرم اگر آپ نے کیا ہے, کوئی بھی کیا ہے, تو عدالتیں یا تو بند کر دیں یا مریم لا باقاعدہ نافذ کر دیں. پنجاب میں جیلوں سے نکال کے ماورائے عدالت قانون کے, اور اس میں بڑے بڑے کلینک سے, بڑے بڑے بزنس سے بھٹا لیا جاتا ہے. صحیح, یہ محسن نقوی خاندان, یہ جو بھی ایس پی شہربانو نقوی ہے, ان کی آپ نے ٹک ٹاک پہ جن کی نوٹنکی دیکھی, وہ دلی کرائمز مجھے یاد آ جاتی ہے ان کو جب بھی دیکھتا ہوں, ویب سیریز والی, وہ خاتون نہیں کی طرح لگتی ہے ویسے. آپ ان کی دیکھیں واردات, ابھی لاہور میں آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر علی زین, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, بڑا مشہور نام ہے ان کا, طاقتور لوگ ان کے بڑے مریض آتے ہیں. وہاں آگے طاقتور فیملی, اب آپ کو پتہ ہے ان کی بھی آنکھیں دکھتی ہیں, ویسے بال ہوگا آنکھوں میں شاید, لیکن انہوں نے کہا مریض کی 6/6 آنکھیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے اپنی فیس لی 1.5 لاکھ جو بنتی تھی, مریض چلا گیا ایس پی شہربانو کے پاس, میں مطمئن نہیں ہوں, اب پتہ نہیں مطمئن کیسے کرنا. وہ ڈاکٹر علی زین کو اٹھانے کے لیے آئے, اس کا وہ گارڈ لے گئے اٹھا کے, تو ڈاکٹر آئے گا تو چھوڑیں گے. خیر وہ ڈاکٹر صاحب آئے, اس کے بعد مریض مطمئن نہیں, پیسے دیں. انہوں نے فیس لیا 1.5 لاکھ, کہ نہیں آپ 4 لاکھ دیں. ڈاکٹر نے 4 لاکھ کے دوبارہ دیے 4 لاکھ, اور پھر کانٹریکٹ سائن کروایا دھمکیاں دے کے کہ دستخط کرو ورنہ 110 طریقے گردن تمہاری دبوچ لیں گے. اب یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر, اس نے بیچارے نے سائن کیا, جان چھڑائی, اور پھر بھی لاک پہ بیٹھ گیا. وہ پتہ نہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے بیٹے ہیں, نام بھول گیا اس کے ساتھ. اب اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ نا انصافی صرف آپ کو اتنے بڑے, پھر وہ پروٹوکول گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, روز ویڈیوز آپ کے سامنے, ایک نوٹنکی اور ایک ظلم و ستم کا. تو یہ چیزیں تحریک انصاف کو عوام کو بار بار بتانی ہے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے وہ پھر جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے. اور جنگل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور آپ لوگوں کو شعور دے, دماغ کا بھی, تاکہ ہماری آنکھوں کی بھوک ختم ہو اور ہم اپنے اصل مسائل کو دیکھتے اس طرف چلیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.